तो कल हम लोग कहां तक बात कर लिए थे भाई? अरे सुनो, कल हम लोग कहां तक बात कर लिए थे भाई? अरे कल अपन कहां तक बात कर लिए थे? लगा लो अभी अभी। चलो इधर देखो भाई, हम लोग कल कहां तक बात कर लिए थे? अरे हम लोग टेक्निक ऑफ जीन साइलेंसिंग की बात कर रहे थे, और याद है मैंने तुमको बोला था कि जीन साइलेंसिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे इधर देखो, जीन साइलेंसिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे जो हमारा नेमेंटोडा था, इधर देखो भैया, जो हमारे पैथोजन थे, जो हमारे नेमेंटोडा था, उसका हमने जीन निकाला, और जीन निकाल के उसका सेंस और एंटी सेंस दोनों निकाला। सेंस और एंटी सेंस दोनों निकाला, और दोनों निकालने के बाद हम लोग क्या कर दिए? अच्छा, वो जीन जो भैया डिजीज कॉज कर रहा था, जैसे रूट नॉट डिजीज कॉज कर रहा था, मेलोडिगाइनी इनकॉग्निसिया एक नेमेंटोड था जो कि क्या कॉज कर रहा था भैया? रूट नॉट डिजीज कॉज करता है। किसके अंदर भैया? अरे किसके अंदर भाई? टोबैको के अंदर या फिर प्लांट के अंदर, बराबर है क्या? हम लोग ये बात करते हैं, समझना जरा। तो हम लोग बात करें कि प्लांट में कौन सा डिजीज कॉज करता है? दैट इज अ रूट नॉट डिजीज कॉज करता है। अरे इधर देख लो भाई, हट। चलो, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इधर समझना जरा, मैं वापस से क्या बोल रहा हूं। इधर देखो भाई, इनकॉग्निसिया एक ऑर्गेनिज्म था, नोमेंटोड था, जो कि डिजीज कॉज कर रहा था प्लांट के अंदर। और कौन सा डिजीज कॉज कर रहा था? दैट इज अ रूट नॉट डिजीज। कौन सा डिजीज कॉज कर रहा था भैया? रूट नॉट डिजीज को कॉज कर रहा था। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बातें थी। अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा, यहाँ पे कैसे जीन साइलेंसिंग होता है हम उसकी बात करते हैं। याद करो, टोमेटो में हम लोग क्या किए थे कि उसका सेंस और उसका एंटी सेंस उसी टमाटर के अंदर डाले थे। समझ में आ रहा है क्या? हम लोग क्या किए थे भैया? उसी टमाटर के अंदर डाले थे, जिसमें हमको उसको पकने नहीं देना। लेकिन हम यहाँ पे अलग करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इसका सेंस जीन भी लेंगे और इसका एंटी सेंस भी लेंगे, बराबर, दोनों। और दोनों जीन को हम एक साथ ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर? प्लांट के अंदर। कहां ट्रांसफर करेंगे भैया? इसके प्लांट के अंदर। इसका सेंस भी पार्ट लेंगे और एंटी सेंस भी। मतलब हम लोग ये बोले कि अगर मान लो कि इनकॉग्निसिया का है, ठीक है भाई, अगर ये मान लो कि ये वाला अगर हमारा सेंस स्ट्रैंड है, तो ये वाला हमारा क्या होगा? एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा ना रे? अरे बोलो भाई, देखो एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा हमारा ये वाला। अरे ये वाला हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा कि नहीं होगा? अरे एक सेंस हमारा नॉनसेंस, एंटी सेंस, अरे आया कि नहीं आया? मान लो ये हमारा 3 से 5 है, तो ये वाला कितना होगा? 5 से 3 होगा। हम लोग क्या किए? ऐसा सेम जीन उठाए, ये वाला सेम जीन उठाया मैंने पहले, बराबर, ये हो गया 3 से 5 डायरेक्शन में, सही है। और उसके बाद ये जो हमारा एंटी सेंस जीन था, फिर मैंने इसको यहां पे लगा दिया। क्लियर है भाई? देखो ये दोनों जीन इस तरह से लगा दिए, क्या लगा दिया ना? और इसके अनुसार फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, बराबर। और इसको बना लिया मैंने नॉनसेंस वाला जीन, मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब यही कोड करेगा एमआरएनए के लिए। तो अब जब इससे एमआरएनए बनेगा, तो इतना बड़ा एमआरएनए बनेगा ना भाई? अरे बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या? अगर ये ए है तो ये टी है, ये ए है तो ये जी, इस तरह से होता है ना, ए टी जी सी। अरे होता कि नहीं होता भैया? जहां पे ए है उसके नीचे टी, जहां पे जी है उसके नीचे सी, जहां पे सी है उसके नीचे जी, जहां पे टी है उसके नीचे ए। अरे यही होता है ना भैया? अरे बोलो मियाँ, क्या यही होता है ना इसके अंदर? तो भैया ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अरे बोलो, क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सही बात। तो हम लोग ये बोले कि भैया ये जो हमारा पूरा का पूरा एमआरएनए है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अरे होएगा या नहीं होएगा? होएगा ना भाई? अगर ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये आराम से डबल स्टैंडर्ड यहीं से बन सकता है क्या, इस तरह का? अरे बन सकता नहीं बन सकता? तो ये क्या बन सकता है भैया? यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड बन सकता है। अरे ये बात समझ में आई? ये सारी बातें उड़ गई, पक्की बात। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया इसका सेंस और एंटी सेंस दोनों जीन निकाल के हमने प्लांट में डाला। क्लियर है भाई? और उसको मैंने एक्सप्रेस करवाया। क्लियर है भाई? जब उसको वो एक्सप्रेस हुआ, तो उसे एक एमआरएनए बना, और वो एमआरएनए क्या बना है? डबल स्टैंडर्ड। अच्छा ये बना है प्लांट के अंदर। अब तुम सोचो, अगर एंटी सेंस नहीं डाला होता तो क्या होता? अगर एंटी सेंस नहीं डाला होता तो ये वही जीन था क्या जो डिजीज कॉज कर रहा था प्लांट के अंदर? अगर ये एंटी सेंस नहीं होता तो इसके अनुसार एमआरएनए बनता,
और ये इन्फेक्शन ना होते हुए भी इन्फेक्शन कर देता प्लांट के अंदर। अरे रूट नोड डिजीज को कॉज करता कि नहीं करता? कर देता। लेकिन जब इसका एंटीसेंस साथ में मिला दिए तो बताओ इससे भी एमआरएनए बन गया। और जब ये दोनों आपस में जुड़ गए, मतलब जब एमआरएनए बना तो ये एमआरएनए क्या होगा? आपस में जुड़ गया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या थे भैया? कॉम्प्लीमेंट्री। और जब दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। अभी तक किसी का इन्फेक्शन हुआ नहीं है प्लांट के अंदर। हमने बोला कि भैया हम प्लांट में ऐसा जीन ट्रांसफर किए हैं, समझ में? हम प्लांट में ये काम किए हैं, काहे के लिए? ऐसा बनने के लिए। क्लियर है भाई? लेकिन अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि चलो अब मान लो इन्फेक्शन हो जाता है, मान लो कि मेलोडिगाइनी इनकॉग्निसिया मान लो प्लांट के अंदर आ जाता है, तो आने के बाद ये अपना एमआरएनए बनाएगा क्या? अरे बनाएगा नहीं बनाएगा? तो बस अब इसके आगे की बात अपन करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आ रही है बातें? नहीं आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं भैया, ये हमने सेंस और ये वाला हमारा एंटी सेंस, ये वाला हमारा सेंस स्ट्रैंड और ये वाला हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड है। और इससे हमने एक एमआरएनए बनाया जिसमें दोनों पार्ट में क्या था भैया? कॉम्प्लीमेंट्री थे। ये दोनों पार्ट आपस में क्या थे भैया? कॉम्प्लीमेंट्री। इसकी वजह से ये एमआरएनए कैसा बन गया? डबल स्ट्रैंडेड। और ये एमआरएनए कहां बना है? ऑर्गेनिज्म के अंदर की प्लांट के अंदर? प्लांट के अंदर, क्योंकि हमने जीन ट्रांसफर किसके अंदर किया भैया? प्लांट को, क्योंकि हमको रेसिस्टेंट बनाना था नेमेटोड से प्लांट को। अरे सही है क्या? अरे बोलो भाई, क्या अब नेमेटोड का इन्फेक्शन कराएंगे क्या? अभी ये जब बन जाएगा प्लांट के अंदर तब उसके बाद हम नेमेटोडा का इन्फेक्शन कराएंगे क्या? अरे मेलोडिगाइनी इनकॉग्निसिया का इन्फेक्शन करवाए। अब जैसे ही इन्फेक्शन कॉज होगा ये अपना एमआरएनए बनाएगा और उसके बाद का प्रोसेस अपन देखेंगे कि भैया अब ई कैसे इसको काउंटर करेगा। अरे बोलो भाई, यही ना बात करेंगे कि अब ये वाला प्रोटीन, ये वाला जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए को कैसे काउंटर करेगा, इसको बर्बाद करेगा। अरे इसको जब तक बर्बाद नहीं करेगा, क्या बताओ हमारे को कुछ कोई फायदा होगा क्या? नहीं। हमने जीन ट्रांसफर किया और इसको बर्बाद कर ही नहीं पाया तो डिजीज तो हो ही गया ना वापस से, तो कोई फायदा हुआ हमारा? नहीं। चलो तो यहाँ पे अपन लिखेंगे थोड़ा सा। अच्छा, कहां से हमारा सोर्स क्या था? हमारा सोर्स क्या था एमआरएनए का, वो बता दिया था क्या? अरे दो तरह से सोर्स है ना भाई, एक तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात किए थे और एक बात किए थे उसके सेंस और एंटी सेंस को दोनों को एक साथ मिला के और उसके बाद जीन ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर भैया? अरे बोलो, किसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे? प्लांट के अंदर। अरे क्लियर है भाई? अरे प्लांट के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। अरे ये बात समझ में आई? अब कॉपी को लैंडस्केप मोड में ले आएंगे अपन। कॉपी को अपन लैंडस्केप मोड में ले आना भैया। क्या? हाँ, एक ही पेज में आएगा। कॉपी को लैंडस्केप मोड में ले आओ, ठीक है? क्या? चलो ठीक। देखो जरा, हम लोग जीन का एंटी सेंस और सेंस दोनों बनाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो देखना जरा यहाँ पे क्या है। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया ये जीन हम बनाए हैं प्लांट के अंदर, बराबर, और ये जीन हमने ट्रांसफर कर दिया प्लांट के अंदर। क्लियर भाई? ये देखो, इसके बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला हमारा फिफ्थ एंड है और ये वाला थर्ड एंड है और ये वाला हमारा फिफ्थ एंड है। और हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये जीन में ना, बराबर, तुमको लग गया भैया ये दो अलग अलग जीन है? समझ में आ गया क्या? अगर ये वाला सेंस होगा तो ये वाला एंटी सेंस होगा, दोनों को एक साथ मिला दिए ना, तो ये हमारा हो गया एंटी सेंस जीन और ये वाला हो गया हमारा सेंस जीन। सही है? अच्छा, एमआरएनए किसके अगेंस्ट बनता है? सेंस जीन के अगेंस्ट के एंटी सेंस? अबे एंटी सेंस से बोला था, जो लगता है उसका उल्टा काम होता है। यहाँ पे लगता है कोडिंग वाला करेगा, लेकिन कोडिंग नॉन कोडिंग वाला करता है। नहीं समझ में? अरे लगता है कि एमआरएनए कौन बनाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड बनाएगा, लेकिन बनाता नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। समझ में आया क्या? तो ये बात याद रखना। और ये हमारा हो गया 5 से 3। अरे हो गया ना भाई? अच्छा, ये जो इस तरह किया हूं, मतलब उसी का एमआरएनए बनना है, मतलब वही है यहाँ पे हमारा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। अरे क्या वही हमारा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है क्या यहाँ पे? तो बताओ फिर यहाँ से क्या होगा भैया, बोलो जरा। यहाँ से एक एमआरएनए तैयार होगा इस तरह का, ये हमारा एक एमआरएनए बनेगा। अरे बनेगा या नहीं बनेगा भाई? क्या एमआरएनए का ये वाला
ये वाला एंटी सेंस के अनुसार होगा, ये वाला सेंस के अनुसार होगा, तो क्या ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? अगर ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो बताओ क्या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना या नहीं बना? तो अब क्या होगा यहां से बोलो जरा, यहां से क्या होगा जल्दी बोलो भाई। अब यहां से मेरे को क्या मिलेगा भैया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब ये इस तरह से मुड़ जाएगा और आपस में ही जुड़ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अरे क्या मिला भैया मेरे को? एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिला। क्लियर है भाई? अब हम लोग बात करते हैं कि भैया यहाँ पे एक डाइसर प्रोटीन होगा प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर क्या क्या बनता है भैया? एक डाइसर प्रोटीन। और डाइसर प्रोटीन क्या करता है? ऐसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को जगह जगह पे काट देता है। वापस से बोल रहा हूं भैया, प्लांट के अंदर क्या मिलता है? एक डाइसर प्रोटीन, DICER, डाइसर। डाइसर प्रोटीन होता है जो हमारे आरएनए को क्या करता है? वो जगह जगह पे काट देता है। बराबर है क्या? तो अब क्या होगा? जो प्लांट के अंदर डाइसर प्रोटीन है वो आके इससे बाइंड होगा और इसको सेवरल पार्ट्स में काट देगा। किसको? इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को। कोई दिक्कत है क्या? प्लांट के अंदर ही हो रहा है, अभी तक किसी का इन्फेक्शन हुआ नहीं है। तो हम लोग बोले टू दिस डाइसर प्रोटीन बाइंड्स, और क्या करेगा इसको? विच कट्स इट इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स। इसको बहुत सारे फ्रेगमेंट में काट कुट के बराबर कर इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स। अच्छा, बहुत सारे फ्रेगमेंट में काट दिया, मतलब हम लोग बोले कि भैया ये सेल के अंदर ही मिलेगा। तो ये मान लो हमारा सेल है और उसमें हमारा क्या होगा? ये अब छोटा छोटा हमारे को मिलेगा यही वाला आरएनए। अरे बोलो ना। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा देखना, अब ये देखना, पहले हमारा बड़ा आरएनए था, पूरा जीन इतना बड़ा, जितना बड़ा हमारा जीन था उसके अनुसार हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना। अब डाइसर प्रोटीन उसको छोटे छोटे पार्ट में काट दिया, तो अब तुम उसको क्या बोलोगे? और वही वाला है जो इंटरफेरेंस करने वाला है। अरे इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आई इंटरफेरेंस बोलते हैं ना। और आई इंटरफेरेंस मतलब आई आरएनए मतलब इंटरफेरेंस आरएनए बोलते हैं ना भाई। तो ये आरएनए है, इंटरफेरेंस करने वाला है, और ये छोटा है या बड़ा है? अरे छोटू सा है। तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? SIRNA। तो S का मतलब हो गया शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? तो यहां पे लिख लेंगे इसका पूरा नाम, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। क्या बोलेंगे हम लोग? SIRNA, या फिर इसी को अपन क्या बोलेंगे? शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। अब बताओ, क्या ये आरएनए पहले से खुद डबल स्ट्रैंडेड है क्या? अगर मान लो गलती से इन्फेक्शन हो जाता है किसका? मेलोडिगाइनी इनकॉग्निसिया का, तो फिर क्या ये जाके तीसरे स्ट्रैंड से बाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। अरे वो सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड हो सकता है, लेकिन डबल स्ट्रैंड ट्रिपल स्ट्रैंड थोड़ी हो पाएगा। अरे कॉम्प्लीमेंट्री है ना, आपस में जुड़ता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ तो गया, अब क्या 40 हो जुड़ेगा? मतलब अब मेरे को क्या करना है कि प्लांट के अंदर, अरे इसको हम काट चुके हैं तो अब तो जीन काम करने वाला है नहीं, अरे एमआरएनए तो अब काम करने वाला है नहीं, लेकिन जब हम इसको काट चुके हैं तो अब ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको अब इस सिंगल स्ट्रैंड बना देंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अगर यहां से हम उड़ा देते और इसको अगर सिंगल स्ट्रैंड बना देते तो इसके अनुसार फिर डिजीज कॉज हो जाता ना। लेकिन अब हम इसको जगह जगह पे काट चुके हैं, अलग अलग पोजीशन पे, तो पूरा का पूरा अब एक एमआरएनए तो बचा नहीं भैया। अब एमआरएनए तो हमारा जगह जगह पे कट गया है, सेवरल फ्रेगमेंट्स में बट गया है, और वो डबल स्ट्रैंडेड है, तो अब हम उसको क्या कर लेंगे भैया? सिंगल स्ट्रैंडेड बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम लोग उसको? क्या बनाएंगे भैया उसको? हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएंगे। मतलब हम लोग ये देख, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भैया यहां तक हुआ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक इसका एक स्ट्रैंड को हम इसको अलग करेंगे, लेकिन अभी रहने दो, पहले इन्फेक्शन करवाते हैं। अरे बराबर है क्या? पहले हम लोग क्या करवाते हैं भैया? इन्फेक्शन। किसका इन्फेक्शन होगा? हमारा मेलोडिगाइनी इनकॉग्निसिया का, और फिर वो अपना क्या बनाएगा भैया? एमआरएनए बनाएगा, और उसके साथ ये इंटरफेरेंस करेगा। तो हम लोग शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पे देखना, टू दिस, यहां पे लिखेंगे टू दिस अ मल्टी कंपोनेंट, ए मल्टी कंपोनेंट न्यूक्लिएज एंजाइम bind, which
which remove one strand of double stranded RNA। समझ में आया क्या कुछ? हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक मल्टी कंपोनेंट न्यूक्लियस एंजाइम मिलाएंगे जो कुछ नहीं करता है, सिंपल इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको तोड़ देगा। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, क्या एक स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से अलग हो जाएगा क्या? क्या अब जितना आरएनए हम लोग पार्ट पार्ट में काट के रखे हैं वो पूरा का पूरा सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया क्या? अरे हमारे पास अब सिंगल स्ट्रैंडेड है या नहीं है? तो है ना हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड। मतलब हम लोग ये बोले, यहां से देखना, हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया अब जो हमारे पास सेल है उसमें हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सही है? अरे अब जो हमारे पास सेल है उसके अंदर क्या है भैया? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अरे और यही साइलेंसिंग करने वाला है। अरे क्या यही ना जुड़ सकता है हमारे एमआरएनए से? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क, RISC, बराबर क्या? इसका पूरा नाम है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लीमेंट्री। चलो ये बात समझ में आ गई क्या? नहीं ना, मैंने बोला वापस से कि भैया प्लांट जो है ना ये बना के रख लिया अपने अंदर। समझना, प्लांट जो है वो अपने अंदर बना के रख लिया भैया। अब समझना वापस से फिर से हम लोग क्या किए। अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म है दैट इज द मेलोडिगाइनी इनकॉग्निसिया। क्या है हमारे पास? मेलोडिगाइनी इनकॉग्निसिया। क्लियर है भाई? मेलोडिगाइनी ठीक है। तो हमारे पास क्या है? मेलोडिगाइनी। अब उसका इन्फेक्शन हो गया इसके अंदर, बराबर। सबसे पहले जब इन्फेक्शन होगा तो क्या करेगा वो? अरे उसका जीन वर्क करेगा ना आने के बाद। तो देखना उसके पास, हमारे पास ये वाला जीन होगा उसका, सही है? ये वाला होगा 3 से 5 और ये वाला होगा 5 से 3। अरे यही ना डायरेक्शन होगा भैया, पक्की बात। क्या उससे फिर उसका एमआरएनए बनेगा क्या, जो डिजीज कॉज करने वाला एमआरएनए है, बराबर। अब इससे क्या होगा भैया? इसका एक एमआरएनए बनेगा। अब एक बात बताओ, समझना जरा, इसका एक एमआरएनए बना। अच्छा ये वाला जीन एग्जैक्टली वही वाला जीन है क्या हमारा? अरे इसी वाले जीन को ना पलट के हम सेंस और एंटीसेंस दोनों मिला के डाल दिए थे। अब नहीं बोलेगा भाई। अरे क्या उसी के जीन को ना हम सेंस और एंटीसेंस दोनों मिला के डाले थे? मतलब ई जो काट कुट के छोटा छोटा बराबर किया हुआ है, ई वाला एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसके किसी पार्ट से। अरे पूरा का पूरा नहीं, पर किसी पर्टिकुलर रीजन से। जैसे देखो हमारे पास इतू सा मिल रहा है क्या, एगो एमआरएनए, और जो ओरिजिनल एमआरएनए बना है जो इन्फेक्शन किया वो इतना बड़ा है, तो इतना वाला छोटा वाला एमआरएनए इस पूरे में से कहीं पे तो कॉम्प्लीमेंट्री होएगा। अरे होएगा कि नहीं होएगा? और जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो वहां पे जाके जुड़ जाएगा। अरे बोलो भाई, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो वहां पे क्या होगा? जाके जुड़ जाएगा। अरे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो वो वहां पे जाके जुड़ जाएगा। अच्छा बताओ, अगर किसी एक पोजीशन पे भी जाके जुड़ गया तो हमारा एमआरएनए किस पर्टिकुलर पोजीशन पे डबल स्ट्रैंडेड हो गया क्या? अब बताओ, क्या एमआरएनए किसी काम का रहा क्या उसका? अब हमारा एमआरएनए किसी काम का नहीं रहा, फिर उसका कोई मतलब नहीं है अब उस एमआरएनए का। अरे सही बात गलत बात? अरे बोलो भाई। तो ये हमारा क्या हो गया? अब वो एमआरएनए जो है वो किसी काम का नहीं रहा। मतलब अब क्या होगा, जब सेल के अंदर जैसे ही ये बनेगा, सेल को ये मिलेगा कि बेटा मैं भी हूं यहीं पे। अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अब क्या होगा समझना जरा। हम लोग यहां पे बात करेंगे कि ये हो गया किसका स्ट्रैंड, ये एमआरएनए हो गया किसका भाई? अरे किसका स्ट्रैंड है? वो जो डिजीज कॉज करना चाहता है उसका। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो प्रोटीन बना के डिजीज कॉज कर देगा। क्लियर है भाई? लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये वाला हमारा पहले से बना हुआ था और ये वाला हमारा यहाँ पे आके जुड़ गया। अब बताओ, क्या पूरे डीएनए पे नहीं, पूरे एमआरएनए पे नहीं, केवल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा एमआरएनए जुड़ गया है जो हम प्लांट में ट्रांसफर किए थे? अरे जुड़ा नहीं जुड़ा भैया? अरे जुड़ा या नहीं जुड़ा? अगर ऐसा हो गया तो बताओ अब वो एमआरएनए किसी काम का रहा क्या? अबे एमआरएनए का अगर ए वो खाली, अगर मान लो कहीं पे ए है, अगर ए खाली निकाल दिए थे तो उसकी वजह से याद करो
अल्फा इंसुलिन की जगह पे बीटा इंसुलिन की वजह, देखो एक था नॉर्मल, ये एक था नॉर्मल हेमोग्लोबिन और एक था सिकल सेल्ड। अरे था नहीं था भाई, तो कैसा बन गया था भैया? सिकल सेल्ड बन गया था, नहीं बन गया था? अरे एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बना था कि नहीं बना था? सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज किए थे और यहां था पूरा का पूरा कम से कम 10 गो न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना लिया होगा, कम से कम 10 न्यूक्लियोटाइड के साथ वो बॉन्ड बना लिया होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो डबल स्ट्रैंड, तो अब वो पूरा का पूरा एमआरएनए किसी काम का रहा क्या? अबे नहीं रहा ना भैया। वापस से सुनना, उसका जो जीन था उसका सेंस और एंटी सेंस लिए हम लोग, उससे हम लोग एक अलग से जीन बनाए और उसका जीन हम ट्रांसफर कर दिया प्लांट के अंदर, बराबर है क्या? प्लांट के अंदर उसका एमआरएनए बना और वो कैसा हो गया भैया? डबल स्ट्रैंड, क्योंकि ये दोनों पार्ट कैसा था? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों आपस में कैसे थे भैया? कॉम्प्लीमेंट्री। और ये दोनों अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये क्या बना देगा भैया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कौन कट करता है भैया प्लांट के अंदर? डाइसर प्रोटीन। अगर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा तो उसको कौन कट करेगा हमारे प्लांट के अंदर? दैट इज द डाइसर प्रोटीन। कौन कट करेगा भैया यहाँ पे? डाइसर प्रोटीन। और उसको बहुत सारे पार्ट में काट देगा और फर्दर फिर हमारा जो ये वाला पार्ट है इसको फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है भैया? इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया। अब देखना, सबसे पहले तो हमारे पास पूरा का पूरा एमआरएनए नहीं है तो ये कुछ कर नहीं सकता है, सेल में चुपचाप पड़ा रहेगा। अरे सेल में चुपचाप पड़ा रहेगा, नहीं पड़ा रहेगा। अब मान लो कि किसी दिन इन्फेक्शन हो गया तो वो अपना एमआरएनए बनाया और हमको पता है कि मेरा वाला जो एमआरएनए है ना वो इसी एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री था। अरे था या नहीं था? तो ये वाला जो छोटा छोटा जो हमारा पार्ट था 10-10 न्यूक्लियोटाइड का, वो जाके उससे जुड़ जाएगा एमआरएनए से और उस एमआरएनए को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डबल स्ट्रैंडेड बना देगा। अरे बनाया नहीं बनाया? उस एमआरएनए को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या बना देगा भैया? डबल स्ट्रैंडेड बना देगा। और वो जब डबल स्ट्रैंडेड बन गया तो अब बताओ क्या वो एक्सप्रेस कर सकता है प्लांट के अंदर? क्या डिजीज कॉज कर पाएगा? रूट नॉट डिजीज। अबे क्या करेगा या नहीं करेगा? वो अब डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। अबे ये बात समझ में आई नहीं आई? तो बताओ इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ? अबे इन्फेक्शन हुआ ना, इन्फेक्शन हुआ लेकिन डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा। तो इन्फेक्शन हो जाओ, हमारे अंदर बैक्टीरिया घुस जाओ लेकिन कोई बीमारी ना हो तो क्या दिक्कत है हमको? अरे बोलो रे भाई, हमारे अंदर मान लो 4 गो बैक्टीरिया घुस गया और लेकिन हमरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो कोई तकलीफ है क्या? अरे अपने को कोई तकलीफ है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया गया लेकिन उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं कर रहा है तो कोई तकलीफ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेलोडिगाइनी का जो जीन था उसको एमआरएनए बनाना था और एमआरएनए से प्रोटीन बनना था। अरे बोलो भाई, मेलोडिगाइनी का जो जीन था उससे एमआरएनए बनना था और इस एमआरएनए से प्रोटीन बन के रूट नॉट डिजीज को कॉज करना था। लेकिन ऐसा कर पाया है या नहीं कर पाया ये? अरे बोलो भाई, क्या ऐसा कर पाया या नहीं कर पाया? तो ये ऐसा नहीं कर पाया। समझ में आया क्या? अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो बताओ ये जीन चुपचाप नहीं हो गया क्या? ये गया, ये जीन उसके में गया लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, मतलब जीन साइलेंस नहीं हुआ क्या? तो हम लोग बोले कि भैया यहाँ पे क्या हो गया भैया? जीन हमारा साइलेंस हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं अरे इंटरफेयर का क्या मतलब है? ये कोई काम कर रहा है उसमें हम घुस जाएंगे, ये अपना काम कर रहा था उसमें घुस गया। समझ में? इंटरफेयर। जब भी इंटरफेयर करता है काम बर्बाद करता है सब लोग। और देखो जैसे इंटरफेयर किया इसका काम बर्बाद कर दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं IRNA इंटरफेरेंस RNA टेक्निक। क्लियर है भाई? अरे आया नहीं आया? अब बोलेगा ही नहीं भैया। अरे बोलो भाई। अब क्या होगा? जैसे ही हमारा ये वापस से रिस्क बन गया है क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना भाई? ये फिर अब वापस से इस एमआरएनए को अलग अलग पार्ट में काट देगा, छोटे छोटे पार्ट में काट देगा। अब एमआरएनए तो वैसे ही किसी काम का नहीं है, काट दिया तो और किसी काम का नहीं होगा। अरे क्लियर है भाई? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसके लिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भाई कि जब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? RISC। वापस से ये रिस्क है। अरे ये वाला हमारा रिस्क है ना, ये येलो वाला कलर नहीं, अरे येलो वाला जो पार्ट है वो हमारा रिस्क है ना। अब नहीं बोलेगा भाई। और ये हमारा एमआरएनए था, सही है। अब ये रिस्क क्या करेगा? इसको अलग अलग पार्ट में काट देगा। तो इट कट्स एमआरएनए इनटू फ्रेगमेंट्स। इट्स कट किसके एमआरएनए को? फ्रेगमेंट्स। और जिसकी वजह से हमारा एमआरएनए डिस्ट्रॉय हो गया। एमआरएनए इज डिस्ट्रॉयड।
और उसकी वजह से हम लोग बोलते कि हमारा जीन गेट साइलेंस्ड, इसकी वजह से जीन अपना काम बंद कर दिया, तो जीन गेट साइलेंस्ड। जीन अपना काम बंद किया नहीं है, उसको होने नहीं दिया गया है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो बस यही हमारी बातें हैं और यही तुमको लिखना है। क्लियर है भाई? और लास्ट में एकदम थोड़ा सा पॉइंट बचा के रखना, लाइन थोड़ा सा, ताकि हम लोग लिखना है अपने को। यहाँ पे जैसे ये नीचे बचा हुआ है ना, ऐसे ही बचा के रखना है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अपन। यहां तक करो। यहां तक करो जरा जल्दी से। जल्दी लिखेंगे भाई। लास्ट में थोड़ा सा बचा कर रखना, वहां पे नीचे मुझे लिखना है भाई। चलो इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे में। स्पीड में लिखो भैया स्टेटमेंट, एकदम सजावट जो भी है घरे जाके करना आराम से। जो भी तुमको सजाना उजाना है, मतलब मंडप उंडप सब घरे जाके सजाना है। यहाँ पे एकदम स्पीड में लिखो भाई, धाए धाए, कोई मजाक उजाक वाला बात नहीं। लिखेंगे एनसीईआरटी का पॉइंट है भाई, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ऊपर एनसीईआरटी लिख देना लाल रंग से। स्पीड में करो, क्या कहां दिमाग रहता है, जल्दी जल्दी करो, अपने वो करना भाई। एनसीईआरटी का पॉइंट है, उसमें लिखेंगे फॉर नेमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट अ सेंस एंड एंटीसेंस जीन ऑफ नेमेटोडा। जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो यहाँ पे। फॉर नेमेटोड रेसिस्टेंट, फॉर नेमेटोड रेसिस्टेंट, अरे जल्दी लिखना तो डिजाइन बनाने का पिट देंगे यहाँ पे। फॉर नेमेटोड रेसिस्टेंट अ सेंस एंड एंटीसेंस जीन ऑफ नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, a sense and antisense gene of nematode specific gene, sense and antisense gene of nematode specific gene is transferred in plant cell। अरे सेंस और एंटीसेंस वाला कहां डालेंगे? प्लांट सेल में, ये बात बता दिया था ना। is transferred in plant cell where it forms a double stranded RNA। अरे यार तुम लोग कच्ची लिखता है यार, 3 बार रिपीट कर दे उसके बावजूद लाइन पे नहीं आ रहा है भाई तुम लोग, हद इंसान है भाई तुम लोग। फॉर नेमेटोड रेसिस्टेंट अ सेंस एंड एंटीसेंस जीन ऑफ नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इज ट्रांसफर्ड इन प्लांट सेल, इज ट्रांसफर्ड इन प्लांट सेल। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, कहाँ दिमाग रहता है, आदमी है कि पैजामा है तुम लोग? नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इज ट्रांसफर्ड इन प्लांट सेल, is transferred in plant cell where it forms a double stranded RNA, जहां पे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है। where it forms transferred in plant cell। रे तुम स्लो मारेंगे ना थोड़ा। ट्रांसफर्ड इन, जल्दी लिख in plant cell where it forms a double stranded RNA, dsRNA, double stranded RNA, where it forms a double stranded RNA, फुल स्टॉप कर देना, हो गया। उसके बाद व्हेन नेमेटोड इन्फेक्शन टेक्स प्लेस, लिखते जाओ जल्दी। व्हेन नेमेटोड इन्फेक्शन टेक्स प्लेस, जब नेमेटोड का इन्फेक्शन हो जाएगा, व्हेन नेमेटोड इन्फेक्शन टेक्स प्लेस, द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ प्लांट सेल, द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ प्लांट सेल, द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ प्लांट सेल डिस्ट्रॉय द एमआरएनए ऑफ नेमेटोड, डिस्ट्रॉय द एमआरएनए ऑफ नेमेटोड। अच्छा ये बोला कि एमआरएनए नेमेटोड का डिस्ट्रॉय कर देता है कौन? डबल स्ट्रैंडेड। किस प्रोसेस से करता है समझ में आ गया? पहले रिस्क बनाएगा, पहले वो siRNA बनाएगा, फिर रिस्क बनाएगा और फिर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अरे क्लियर है भाई? डिस्ट्रॉयड द एमआरएनए ऑफ नेमेटोड, डिस्ट्रॉयड द एमआरएनए ऑफ नेमेटोड, डिस्ट्रॉयड द एमआरएनए ऑफ नेमेटोड। हो गया? अरे हो गया क्या? नेमेटोड उसी में लिखते जाना। एज अ रिजल्ट, कॉमा देके, एज अ रिजल्ट नेमेटोड इज अनेबल टू सर्वाइव इन प्लांट, एज ए रिजल्ट नेमेटोड इज अनेबल टू सर्वाइव इन प्लांट, एज ए रिजल्ट नेमेटोड इज अनेबल टू सर्वाइव इन प्लांट एंड प्लांट बिकम नेमेटोड रेसिस्टेंट, अनेबल टू सर्वाइव इन प्लांट एंड प्लांट बिकम nematode resistant, and plant become nematode resistant, and plant become nematode resistant। हो गया? अरे हुआ नहीं हुआ भाई? चलो भाई तुम लोग
नहीं, बस कल का कल खत्म होना है, इसलिए ऐसे धीरे लिखेगा काम नहीं चलेगा, हम पहले बता रहे हैं, कल खत्म होना है अपने को। छह दिन बोले लो साहब, चलो तो स्पीड में एकदम धाए धाए लिखना चालू कर दो। भाई तुम लोग डिजाइन बहुत बनाता है, लगता है जैसे तुम लोग बाल बच्चे को पढ़ाएगा अपने कॉपी से। चलो जल्दी जल्दी अब डालो एप्लीकेशन ऑफ, टॉपिक डालो अभी मालूम है ना रे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर साइंस पढ़ रहे थे हम लोग। अरे एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे भाई, मालूम है कि नहीं मालूम है रे? ठीक है, उसको हम लोग ग्रीन बायोटेक बोलते हैं, है कि नहीं? भूल गया? अरे भूल गया ना सब। चलो लिखो दूसरा डालना, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल साइंस, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल साइंस, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल साइंस, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल साइंस। अरे इसको कौन सा बायोटेक बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेड बायोटेक। क्लियर है भाई? इन मेडिकल साइंस देखना जरा, तो मेडिकल साइंस मार्क करना फॉर इन मेडिकल साइंस, और वहां पे लिखना मेडिकल साइंस में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन बनाएंगे। और बताओ क्या कर सकते हैं, क्या हम किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भैया? तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, हाँ मेडिकल साइंस को मार्क करना, अंडरलाइन नहीं दिख रहा है। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। अरे डायग्नोसिस का मतलब, डायगोनाइज करने का मतलब होता है कि भैया किसी के बारे में पता लगाना, बराबर है क्या? तो हमको बीमारी के बारे में अगर पता करना, मान लो हमारे को कौन बीमारी है, हमारे को कौन सा बीमारी है अगर ये पता लगाना है, उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। क्या बोलते हैं भैया हम लोग यहाँ पे? डायग्नोसिस। अरे क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आई नहीं आई? तो हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे, दवा बनाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे डिजीज का, और साथ में डायगोनाइज करेंगे। अरे क्लियर भाई? मतलब हम पता लगाएंगे भैया कौन सा बीमारी हो सकता है। अरे आया नहीं आया यहां तक बात समझ में? अरे पक्की बात है क्या? अच्छा बताओ, यहां पे जो मेडिसिन बनेगा ये वही जीन ट्रांसफर की वजह से बनेगा, तो क्या ऐसे मेडिसिन को तुम रिकॉम्बिनेंट थेरेपी बोल सकते हो क्या? अरे क्या ऐसे मेडिसिन को तुम रिकॉम्बिनेंट थेरेपी बोल सकते हो क्या? अरे रिकॉम्बिनेंट थेरेपी बोल सकते नहीं बोल सकते भैया? और रिकॉम्बिनेंट थेरेपी सेफ होगा या नहीं होगा, प्योर होगा या नहीं होगा, इफेक्टिव होएगा नहीं या नहीं होएगा? अरे सेफ भी होगा, प्योर भी होगा, इफेक्टिव भी होगा। अरे होएगा कि नहीं होएगा भैया? और इसका साइड इफेक्ट सबसे कम होगा। अरे साइड इफेक्ट सबसे कम होगा इसका। तो भैया ऐसे मेडिसिन, जो फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, हम लोग ऐसा मेडिसिन जो बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, सच मेडिसिन आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स। यहां पे लिखना सच मेडिसिन, ऐसे मेडिसिन की बात कर रहे हैं हम लोग, सच मेडिसिन आर नोन एज, सच मेडिसिन आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट, आर known as recombinant therapeutics, बराबर। और ये भैया सेफ होगा कि नहीं होगा? अरे जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होगा वो सेफ होगा या नहीं होगा भैया? अरे होगा ना भाई। तो हम लोग सबसे बात करें, ये जो मेडिसिन होगा प्योर होगा, सेफ होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। अरे हमारा नॉर्मल तरीके से काम नहीं चला होगा तभी ना हम रिकॉम्बिनेंट बनाने का कोशिश किए होंगे भैया। तो ज्यादा इफेक्टिव तो होना ही है भाई, और साथ में इसका लेस साइड इफेक्ट होगा। अगर साइड इफेक्ट ज्यादा हुआ तो वही लैब लेवल पे ही खत्म कर देंगे, या पायलट प्लांट लेवल पे ही प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया जाएगा ना भाई। तो इसका साइड इफेक्ट सबसे कम होगा। क्लियर है भाई? इसका साइड इफेक्ट सबसे कम होगा। देखो देखना, पूरे दुनिया की बात करें तो लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। वापस से बोल रहा हूं भैया, पूरे दुनिया में लगभग कितने, 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन अभी के टाइम पे यूज किया। अभी के टाइम पे ज्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी आज भी 30 लिखता है, तो हम आज भी 30 की बात करेंगे। अरे क्लियर है भाई? हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया पूरे वर्ल्ड में, वापस सुनना भैया, पूरे वर्ल्ड में 30 गो मेडिसिन ऐसा है जो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है और वो अप्रूव्ड है और वो चलता है, बराबर है क्या? जिसमें से भारत में सिर्फ 12 गो अलाउड है। भारत में क्या गो अलाउड है भैया?
12 ही अलाउड है। 12 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन जो हैं वो भारत में अलाउड है। बाकी टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना चलता है हमारे पास? 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन हमारे पास है अभी। क्लियर भाई? अभी है ज्यादा, लेकिन एनसीईआरटी पहले वाले डाटा को फॉलो कर रहा है। क्लियर भाई? हम भी उसी को फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो लिखेंगे अपने स्टेटमेंट लिखेंगे सो फार, नॉर्मल स्टेटमेंट है, सो फार अबाउट 30 recombinant medicines are being used all over the world. So far 30 recombinant medicines are being used all over the world. अगला स्टेटमेंट लिखना, लगभग कितना मेडिसिन है भैया? 30, जो पूरे दुनिया में यूज किया जाता है। 30 को गोला घेर लो, पूछा गया था पूरे दुनिया में कितना मेडिसिन यूज किया जाता है, तो 30 को बराबर है क्या? अगला लिखना, अगला स्टेटमेंट, इन इंडिया, अगला स्टेटमेंट है इन इंडिया ओनली 12 मेडिसिन आर अलाउड एंड यूज्ड। भारत में सिर्फ 12 दवा जो है वो अलाउड है और उसको यूज किया जाता है। इन इंडिया ओनली 12 मेडिसिन आर अलाउड एंड यूज्ड। इन इंडिया ओनली 12 आर अलाउड एंड यूज्ड। यहाँ पे अलाउड है और उसको यूज किया जाता है। याद रहेगा क्या? यहाँ तक 12 को अंडरलाइन कर लेना, हाँ 12 को गोला घेर लेना। बाकी अलाउड नहीं है यहाँ पे, भारत में नहीं है। अब यार बीमारी भी तो होना चाहिए। अब बीमारी है ये नहीं, दवाई को अलाउ कर दें। अरे मान लो कोई बीमारी अगर मान लो भारत के लोगों को नहीं हो सकता, यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार नहीं है, तो बीमारी का दवा अप्रूव करके क्या फायदा है? अगर अप्रूव करेगा तो फालतू का क्या होने वाले भैया? देखो अलग अलग कंट्री अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है, तो हर जगह अलग अलग बीमारी होता है। अरे क्लियर भाई? और जब हर जगह अलग अलग बीमारी होगा तो नॉर्मल सी बात है वहां पे अलग अलग मेडिसिन चलेगा ना भाई, है ना? हर एक क्लाइमेट में। अब भैया तुम यही अगर तुम वहां चले जाओ, ठंडे इलाके में चले जाओ, तो हम लोग क्या करते हैं? पैरासीटामोल का एक बार में 650 mg खा लेते हैं। अबे खाते नहीं खाते भैया? वहां नहीं मिलेगा तुमको 650 mg भैया, वहां पे 200-300 में लोगों का काम चल जाता है, तो 650 mg क्यों मिलेगा भाई? सिंपल बात है। इसलिए जब रसिया लोग पढ़ने जाता है ना मेडिकल, तो यहाँ से दवाई लेके जाता है बुखार उखार खांसी उसी का। समझ में आ गया? वहां के दवाई से ठीक नहीं होता है, कि हम लोग का आदत हो गया भैया 600 mg खाने का। अब 300 mg में साला अलवा नहीं बुझाता है पेट को, बोलता है ये तो मच्छर की तरह हुआ है कि नहीं, बुखार, बोलता है हट अरे यार, देखो चढ़ते रहता। अब सब बच्चा के पास रहता है, कौन? अगर तुम्हारे पास नहीं है किसी से मांग लो, क्योंकि सबको मालूम है कि भैया रसिया में उसका दवाई काम नहीं करेगा हमारे ऊपर। तो फिर हाँ, तो वहां पे अब वहां के लोगों को क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो दवा काम करता है, हमारे को ये काम नहीं करता है। अबे यार, तो अब तुम बचपन से लेके 19 साल तक रही है भारत में, जय बार बुखार लगा है तो 650 mg खाई है, तो कहां से 350 mg में काम करेगा? अबे तुम सोचो, आदत है ना हमारे को वो खाने का, और वही पावर पे हमारा शरीर काम कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो उससे कम लेंगे अपन mg, तो कैसे काम करेगा हमारा शरीर? फिर नहीं कर पाएगा ना, फिर उसको कम नहीं कर पाएगा, फिर नहीं कर पाता है। क्या दिक्कत है इसमें? चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करते हैं कि भैया सबसे पहले अगर हम कोई बनाए थे, तो हम बनाए थे फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। सबसे पहला टॉपिक डालेंगे मेडिसिन वाले में, फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। बउआ ए पेज में, हाँ डालो डालो, कहीं डालो। फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, हम वो बात करने जा रहे हैं। बराबर है क्या? अरे इंसुलिन का काम किसको नहीं पता है भाई? अरे इधर देखो, इंसुलिन हमारे में हार्मोन होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, एक प्रोटीनियस हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? एक चाबी की तरह काम करता है सेल के लिए, सेल को ग्लूकोज को एंट्री दिलाता है। अरे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है, जो ब्लड में ग्लूकोज है, वो सिर्फ इंसुलिन की मदद से सेल के अंदर जा सकता है, वरना वो जा नहीं सकता। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? तो इंसुलिन कितना जरूरी है ये कौन नहीं जानता भैया? इंसुलिन अगर नहीं है तो डायबिटीज मेलाइटस है। समझ में आएगा? तो भैया बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल आएगा, और 5 नंबर वाले में आएगा। बराबर है क्या? 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसी में पॉसिबिलिटी है। अरे बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा नेक्स्ट वाले एग्जाम में? तो जब भी आएगा, इससे नहीं आएगा मतलब
इस चैप्टर से नहीं आएगा मतलब कंफर्म आएगा, चाहे जो कर लो, समझा। 16 को चैप्टर है तो 8 को चैप्टर डालेगा इस बार, 8 को चैप्टर डालेगा अगला बार, अगला 8 को में आ जाए। हाँ तो ई आएगा दूसरा में, ई आएगा दूसरा में, हम बता रहे ना, जेनेटिक्स 5वां 6ठा चैप्टर है शायद। चलो आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, उतना डिस्कशन नहीं भैया, सवाल आता है बात खत्म, यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल आएगा। क्लियर है भाई? चलो तो टॉपिक डालेंगे हम लोग, पहला नंबर फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। हम लोग इंसुलिन बनाने वाले हैं। कैसा इंसुलिन बनाएंगे हम लोग? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने वाले हैं। सबसे पहले बताओ, देखना मैं तुमको पहले बता चुका हूं भैया, इंसुलिन का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है भैया? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। वापस से ना, अच्छा हमारा जो ब्लड फैक्टर होता है, याद करो, ब्लड से रिलेटेड जो भी है वो सब क्रोमोसोम नंबर कहां पे था भाई? अरे याद करो, हेमोग्लोबिन का जीन कहां प्रेजेंट था? क्रोमोसोम नंबर 9 पे। ये सब भूल गया है तुम लोग, है ना भाई? क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट था। इंसुलिन का जीन कहां प्रेजेंट है भैया? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो हम लोग अगर इंसुलिन की बात करें तो हम लोग इंसुलिन के लिए बोल सकते हैं इट्स जीन इज प्रेजेंट ऑन, हाँ ना, तो यहां पे लिखेंगे इट्स जीन इज प्रेजेंट ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11। अच्छा, शॉर्ट आर्म बोला हूं, इसका क्या मतलब है? शॉर्ट आर्म, देखो हमारा क्रोमोसोम ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अबे हो सकता, नहीं हो सकता? तो देखो ये वाला आर्म छोटा और ये वाला आर्म बड़ा है कि नहीं है? तो ये कहां पे प्रेजेंट है? शॉर्ट आर्म पे भी लॉन्ग आर्म पे? शॉर्ट आर्म पे। क्लियर है भाई? तो ये प्रेजेंट होता है शॉर्ट आर्म पे। ये कहां प्रेजेंट होता है भैया? शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म। इंसुलिन बताओ क्या एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है क्या? क्या ये चाबी की तरह काम करता है क्या ग्लूकोज के लिए? अगर ये नहीं होगा तो क्या हमारा शरीर ग्लूकोज ले पाएगा क्या? क्या हमारे सेल में ग्लूकोज जाएगा क्या? क्या ब्लड का ग्लूकोज लेवल रेगुलेट होगा क्या? अगर ग्लूकोज लेवल रेगुलेट नहीं होगा तो क्या हमारा किडनी ग्लूकोज को फिल्टर करेगा क्या? अगर किडनी हमारा ग्लूकोज को फिल्टर करेगा तो क्या यूरिन से हमारे को ग्लूकोज बाहर आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, ये सब काम होगा। तो हम लोग अब इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इंसुलिन क्या होता है। देखो हम लोग इंसुलिन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें कि भैया इंसुलिन जो होता है एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है। क्या होता है भैया? एक प्रोटीनियस हार्मोन है। कैसा है ये? अरे हार्मोन का दो ही नेचर हो सकता है, या तो वो लिपिड हो सकता है नहीं तो प्रोटीन हो सकता है। मैक्सिमम हार्मोन की बात करें तो प्रोटीनियस ही होते हैं भैया। केवल कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो क्या है हमारे, दैट इज अ लिपोइडल है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है भैया? लिपोइडल हार्मोन है। क्या है भैया? हमारा लिपोइडल, या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि भैया वो कैसा है? लिपिड का बना हुआ हार्मोन है। क्लियर है भाई? लेकिन बाकी हार्मोन्स की बात करो तो क्या है भैया वो? अरे क्या है वो? प्रोटीनियस हार्मोन है। क्या है हमारे पास बॉडी में? अरे बोला ना, हमारे बॉडी में प्रोटीन और लिपिड के अलावा कुछ है ही नहीं है, समझ में? तो इंसुलिन हमारा क्या है? एक प्रोटीनियस हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। सही बात गलत बात? अरे रेगुलेट करना क्या मतलब है? रेगुलेट करने का क्या मतलब है? हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा घटाएगा। अरे सही है क्या? तो रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेगुलेट करने का मतलब हो गया कि भैया मैनेज करेगा। रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। अगला पॉइंट, अगर मान लो इफ इट इज लेस इन अमाउंट, इफ इट इज लेस इन अमाउंट, मान लो हमारे बॉडी में, अरे हम क्यों बनाए होंगे? क्योंकि शरीर में इसकी कमी होती होगी तभी ना बनाए होंगे। अरे हमारे शरीर में कभी इसकी कमी हो जाती होगी तभी ना हम इसको बनाए हैं जेनेटिकली इंजीनियर करके। अगर मान लो हमारे शरीर में कभी कमी नहीं होता तो क्या हम ये कभी बनाते क्या? कभी बनाने का कोई मतलब रहता? कोई खरीदता क्या? कोई नहीं खरीदता भैया हमसे, बराबर? तो इट इज लेस इन, इफ इट इज लेस इन अमाउंट, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा कि नहीं? अरे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो हम लोग क्या बात करेंगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा भैया? ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? बोलो जल्दी। लेवल इंक्रीजेज। अब नहीं बोलेगा भैया। क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा? अच्छा, क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है उसी को तुम डायबिटीज बोलता है क्या? अरे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है क्या तुम इसी को डायबिटीज बोलता है क्या?
तो हम लोग बोले कि भैया हमारे को डायबिटीज हो गया, मतलब डायबिटीज अकर। अरे सही है क्या? चलो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, मेरे को बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो मेरे को बाहर से इंसुलिन बनाना आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे इन सच कंडीशन, इन सच कंडीशन इंसुलिन इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड, इंसुलिन इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड, हम बाहर से इंसुलिन देंगे, बराबर। अरे हम इसको कहां से देंगे भैया? बाहर से। और अभी क्या किया जाता है, अभी तो हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है हमारे पास, लेकिन पहले क्या किया जाता था भैया, हमारा इंसुलिन और जो कैटल, कैटल का मतलब गाय भैंसी या फिर पिग मतलब सुअर, उनका जो इंसुलिन था वो हमारे से लगभग सेम था। क्या था भैया? लगभग से। तो हम उसमें से इंसुलिन निकालते थे और ह्यूमन को दे देते थे। अरे समझ में आ गया? सुअर में से या फिर गाय भैंस में से इंसुलिन निकालते थे, केटल्स में से, और हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते थे भैया? ह्यूमन बींग्स के अंदर। पहले का काम था ये, लेकिन आज हमारे पास क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है। अरे गाय भैंस में से तुम कितना निकाल लेगा भाई? अगर हम इंसुलिन निकाले बैठे तो तुम गाय भैंस में से कितना निकाल लेगा? उतना निकाल लेगा क्या जितना हम आज बना पा रहे हैं? अरे क्या निकाल पाओगे क्या उतना? नहीं, हम उतना निकाल नहीं पाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे इनिशियली, शुरुआत में, इनिशियली इट वॉज ऑब्टेन्ड, it was obtained from cattle and pig, it was obtained from cattle and pigs, from cattle and pigs। और ऐसे इंसुलिन को हम लोग बोवाइन इंसुलिन का नाम दिए थे। मार्केट में किस इंसुलिन के नाम से मिलता था भैया? अरे बोलो रे, बोवाइन इंसुलिन। अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया बोवाइन इंसुलिन क्या होता है, मतलब जो हम गाय भैंस में से चाहे अगर सुअर में से इंसुलिन निकालते हैं तो उसी इंसुलिन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? बोवाइन इंसुलिन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? बोवाइन इंसुलिन। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कहां पे? 1 2 3 4, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज तो डायबिटीज होगा। अरे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे भैया? डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलेंगे हम लोग उस बीमारी को भैया? डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलेंगे भाई इसको? डायबिटीज मेलाइटस। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? अरे बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अरे जल्दी बोलो भाई, जल्दी। हे बोलो ना जल्दी। क्या? कहां पे? यहां पे इनिशियली इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स, इनिशियली इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स। इसको हम कैटल और पिग से निकालेंगे, और कैटल और पिग से निकाले हुए इंसुलिन को हम क्या नाम देते हैं भैया? बोवाइन इंसुलिन। क्या नाम देते हैं हम लोग उसको? बोवाइन इंसुलिन। क्या नाम देते हैं भैया हम लोग इसको? बोवाइन इंसुलिन। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे बोलो मियाँ। अरे यहां तक कोई तकलीफ भाई? चलो अब हम लोग इंसुलिन बना के देखें क्या? अरे अब हम लोग इंसुलिन बना के देखें क्या? समझना, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भैया ओरिजिनल इंसुलिन हमारा होता कैसे है। अरे बराबर, हमारा ओरिजिनल एमआरएनए कैसा होता है, ओरिजिनल प्रोटीन कैसा होता है, अगर हमको ये समझ में आएगा केवल तभी ना हम बना पाएंगे रे आगे। अब बोलेगा नहीं भैया, अरे केवल तभी ना हम ये काम कर पाएंगे भाई। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे देखना यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो ये हमारे पास जीन है, ये देखो ये हमारे पास एक जीन है, ठीक है भाई। अरे ठीक है ना, हमारे ह्यूमन बींग्स की बात करें, ये थर्ड एंड है, ये फिफ्थ एंड है, ये फिफ्थ एंड है और ये थर्ड एंड है। अरे क्लियर है भाई? ह्यूमन बींग्स में जीन होगा कि नहीं होगा इंसुलिन बनाने का? तो बताओ इससे एमआरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा एमआरएनए, ये हमारा हो गया इंसुलिन का जीन। क्या है भैया? ये इंसुलिन का जीन। और इससे अब एमआरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा भैया हमारा? तो देखो अब हमारा इससे क्या बना भैया यहाँ पे? एमआरएनए। और एमआरएनए बनने के लिए कौन सा स्टेप चलता है भैया? अगर डीएनए से एमआरएनए बनना हो तो कौन सा स्टेप चलता है? ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। अब बताओ प्रोटीन बनेगा क्या? क्योंकि ये कैसा है? प्रोटीनियस हार्मोन है। तो बताओ क्या ट्रांसलेशन करेंगे क्या इसका? अरे बताओ क्या जब ये ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा या नहीं बनेगा? तो भैया यहाँ पे क्या बनेगा भैया? प्रोटीन बनेगा। तो ये देखो हमारा ये एक प्रोटीन बना। क्या बना भैया? एक हमारा ये
प्रोटीन बना। और भैया इस प्रोटीन को जब स्टडी किया गया तो इस प्रोटीन को देखा गया कि भैया ये प्रोटीन जो है ना वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है भैया? अरे 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है भाई? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक जो था, अच्छा इसको अलग कलर से पेंट कर दे क्या? देखना जरा, यहां से लेके यहां तक जो था इसको हम लोग बोल दिए चेन ए। क्या बोल दिया हमने इसको? चेन ए। क्या बोला हमने इसको? चेन ए। और चेन ए में टोटल अमाइनो, अरे प्रोटीन, अरे प्रोटीन किसका बना होता है? अमाइनो एसिड का बनेगा ना भाई। तो टोटल कै गो अमाइनो एसिड है? तो याद रख लेना, चेन ए में टोटल 21 गो अमाइनो एसिड होता है। टोटल कितना अमाइनो एसिड होता है भैया? अबे टोटल कितना अमाइनो एसिड होगा भाई? अरे बोलो भाई, टोटल कितना अमाइनो एसिड होगा? 21। बराबर है क्या? अच्छा, बाद में जो है उसको हम लोग बोलते हैं चेन बी। क्या बोलते हैं बाद वाले को? बाद वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया? चेन बी। चेन बी। अच्छा, चेन बी लगातार नहीं है, अरे बीच में जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं चेन सी। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? चेन सी में जो अमाइनो एसिड होता है, इसमें इसकी बात करें तो इसमें होता है 33 गो अमाइनो एसिड, और इसकी बात करें तो इसके अंदर होता है 30 गो अमाइनो एसिड। कै गो होता है भैया? टोटल कै गो चेन बना भैया? चेन ए, चेन बी, चेन सी। क्या बनेगा भैया? चेन ए, चेन बी, चेन सी। वापस से बोलो, चेन ए, चेन बी, चेन सी। चेन ए में कै गो अमाइनो एसिड होगा? 21 गो। चेन ए में कै गो अमाइनो एसिड है? 21 गो। चेन बी में कै गो है? 30 गो। और चेन सी में कै गो है? अच्छा, जो सी वाला जो चेन है ना इसको हम लोग बोलते हैं सी पेप्टाइड या फिर चेन सी। बराबर है क्या? वहां पे लिख लेना, चेन सी लिख लेना और स्लैश करके लिखना सी पेप्टाइड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी पेप्टाइड। अच्छा, ए का मतलब यहाँ पे अमाइनो एसिड से है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी पेप्टाइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको रे? सी पेप्टाइड। और इसमें कै गो अमाइनो एसिड होता है भैया? 33 गो अमाइनो एसिड होता है। और हमारे इंसुलिन में टोटल 51 गो अमाइनो, मतलब हमारा जो इंसुलिन काम कर रहा है, वापस सुनना भैया, अरे इधर देखो, अरे जिस समय इंसुलिन बना, जिस समय इंसुलिन वाला प्रोटीन बना तो टोटल कै गो अमाइनो एसिड दिख रहा है? देखो तो 30 और 33 और इधर 21, 84 गो दिख रहा है क्या? अबे 84 गो अमाइनो एसिड दिख रहा है क्या? लेकिन हमारे इंसुलिन में सिर्फ 51 गो अमाइनो एसिड होता है। मतलब हमारा इंसुलिन जो एक्टिव है, जो हमारे में काम कर रहा है, उसमें कै गो अमाइनो एसिड होता है? सिर्फ 51, 51। इसका मतलब कौन सा इनएक्टिव है? मतलब कौन नहीं है इसमें? मतलब सी वाला। अबे सी पेप्टाइड को हटा दो, 30 और 21 51 नहीं। अबे 30 और 21 नहीं आया। अबे नहीं आया। मतलब हम लोग बोले कि जिस समय हमारा ओरिजिनल पेप्टाइड बनेगा, वापस सुनना, जिस समय हमारा ओरिजिनल इंसुलिन बनेगा, सी पेप्टाइड को कट के निकलना पड़ेगा और ए चेन को बी चेन से जुड़ना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो जल्दी भैया, हाँ या ना? अरे सही बात है ना भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा इंसुलिन जो है, वापस सुनना भैया, हमारे इंसुलिन में कै गो अमाइनो एसिड होता है? टोटल 51 गो। जबकि उसके प्रोटीन में कै गो अमाइनो एसिड होता है? 84 गो। तो 33 गो अमाइनो एसिड को निकलना पड़ेगा ना भैया। और 33 गो अमाइनो एसिड किसके पास है? सी पेप्टाइड के पास। और सी पेप्टाइड चेन और चेन ए और चेन बी के बीच में है, मतलब इसको कट के निकलना पड़ेगा और वापस से चेन ए और चेन बी को जुड़ना पड़ेगा। अरे बोलो आया नहीं आया? अबे नहीं आई बात समझ में? अगर चेन ए और चेन बी जुड़ गया तो क्या वो अब हमारा एक्टिव इंसुलिन है क्या? अरे चेन ए और चेन बी जुड़ेगा और सी पेप्टाइड बाहर निकलेगा। और जैसे ही सी पेप्टाइड बाहर निकलेगा, क्या वो हमारा इंसुलिन काम करने लायक बन गया है क्या? अरे बोलो भाई, क्या वो हमारा इंसुलिन काम करने लायक बन गया या नहीं बना? बन गया ना भाई। वो अब हमारा किसके लायक? काम करने लायक बन गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन। अब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहां पे क्या होता है? यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। हम लोग बात करते हैं अब आगे। देखो यहां पे होगा फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा, तुमको पता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच में लगेगा? याद करो, कौन सा चेन तुमको जोड़ना है? अबे कौन सा चेन जोड़ना है तुमको? ए एंड बी। मतलब हमारा इस तरह का बनेगा, इस तरह का पूरा बनेगा ऐसा। अरे सही है ना? इस तरह से। और चेन ए और चेन बी जोड़ना है, मतलब हम लोग ये बोले कि यहां से लेके यहां तक हमारा सी पेप्टाइड होगा। अरे बोलो, क्या ये हमारा सी पेप्टाइड होगा क्या? नहीं बोलेगा भाई, बोलो। अरे ये वाला हमारा सी पेप्टाइड होगा?
अगर ये देखो ये चेन ए हो गया, ये चेन बी हो गया, अरे ये बड़ा सा दिख रहा है 30 अमाइनो एसिड वाला, तो ये चेन बी हो गया, ये चेन ए हो गया। अब इसको काट के निकल जाएगा तो ये दोनों अलग हो जाएगा ना, इसके पहले ये दोनों को जुड़ना पड़ेगा तब ये सी पेप्टाइड बाहर निकलेगा। अरे नहीं समझ में आया? जैसे ही ये आएगा प्रोटीन की कॉइलिंग होगी, और कॉइलिंग होने के बाद चेन ए और चेन बी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? अरे कौन सा बॉन्ड बनेगा भैया? डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा हमारा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, क्या उसी वक्त हमारा सी पेप्टाइड कट के बाहर निकलेगा क्या? अरे बोलो भाई, तो बोलो ये हमारा चेन ए है क्या या चेन बी है? अबे यहां पे चेन ए है, ये हमारा चेन ए है, सही है? अब नहीं बोलेगा भैया। अच्छा तो अब देखो डाइसल्फाइड मतलब दो गो सल्फर होगा, डाइसल्फाइड मतलब एक बॉन्ड के अंदर दो गो सल्फर होगा। तो देखो यहां पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहा हूं, एस एस, ये देखो एस एस, ये देखो फिर एस एस और ये देखो, क्या यहां पे टोटल 3 गो डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल रहा है क्या? अरे मिल रहा है कि नहीं? एक तो मिल रहा है खुद अपने ही चेन के अंदर ए के अंदर, और 2 मिल रहा है ए और बी के अंदर। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे बोलो मियां। अब बताओ क्या अब हमारा चेन सी आराम से कट के निकल सकता है क्या? अब हम चेन सी को, अगर हम सी पेप्टाइड को बाहर निकाल दे तो बताओ क्या चेन ए और चेन बी हमारा अलग हो जाएगा क्या? नहीं। क्या अब वो हमारा एक्टिव इंसुलिन बन सकता है? तो अब इस वक्त हमारा चेन सी कट के बाहर निकलेगा, मतलब अगला स्टेप क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। और सी पेप्टाइड को अलग करने का जो काम होता है वो होता है बीटा सेल का। किसका काम होता है भैया? बीटा सेल। किसका काम होता है भैया? हमारे बीटा सेल। पेनक्रियाज में कौन होता है भैया? बीटा सेल। उसको बोलते हैं बीटा सेल पेप्टाइडेज। क्या बोलते हैं हम उसको? बीटा सेल पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज मतलब पेप्टाइड को काटेगा, बराबर है क्या? मतलब अमाइनो एसिड को काटेगा। मतलब अगला स्टेप क्या होगा तुमको पता है? बोलो अगला स्टेप बोलो जरा। अरे अगला स्टेप क्या होने वाला है? रिमूवल ऑफ से पेप्टाइड। और कौन काट के हटाएगा उसको? अरे बोलो कौन काट के हटाएगा उसको? तो अगला क्या हो जाएगा हमारा? रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड को काट के निकाल देना है मेरे को यहां से, और ये काम कौन करेगा? बाई बीटा सेल। और बीटा सेल कहां बात कर रहे हैं हम लोग? अरे बीटा सेल कहां होता है भाई? कौन करेगा इसको? बीटा सेल पेप्टाइडेज जो है, बीटा सेल पेप्टाइडेज मतलब बीटा सेल में जो एंजाइम है पेप्टाइडेज, वो चेन मतलब सी पेप्टाइड को काट के बाहर निकाल। अब नहीं बोलेगा भैया, सी चेन को काट के बाहर निकाल देता है। कोई दिक्कत है क्या? उसको बाहर निकाल देगा। और जैसे ही वो बाहर निकलेगा, वापस सुनो भैया, जैसे ही वो बाहर निकलेगा, क्या हमारा अब इंसुलिन एक्टिव है क्या? क्या अब इंसुलिन हमारा काम करने लायक है क्या? अब नहीं बोलेगा सब। बोलो भाई, क्या इंसुलिन हमारा काम करने लायक है? तो इसके बाद हमारा क्या बनने वाला है? इधर देखो जरा। तो इससे हमारा क्या बनेगा? देखो, एक तो हमारा बनेगा चेन ए, फिर बनेगा हमारा चेन बी। अरे ये हमारा चेन क्या होगा? बी। और ये वाला क्या होगा? हमारा चेन ए। अरे होगा ना? ये ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, आराम से छोटा ही छोटा सा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो। अब देखो देखो, ये पोजीशन है भैया 7th पोजीशन। ये कौन सा अमाइनो एसिड है? 7th नंबर का अमाइनो एसिड है। ठीक है भाई? अरे आया नहीं आया? यहां पे एक अमाइनो एसिड है जो कि 17वां अमाइनो एसिड है, 17th अमाइनो एसिड। ये हो गया 7th अमाइनो एसिड। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये वाला हो गया हमारा 6th अमाइनो एसिड। ये वाला हो गया हमारा 11th अमाइनो एसिड। और इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा 20वां अमाइनो एसिड, 20th अमाइनो एसिड। अब देखो, अब बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग। देखो यहां पे सल्फर सल्फर सल्फर, सही है? सल्फर सल्फर बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड, सही है? अरे समझ में आया क्या? मतलब जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, वापस सुनना, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इंसुलिन के अंदर, वो होता है चेन बी में 7th और 17th पोजीशन पे। कहां होता है भैया? 7 और 17th पोजीशन पे। और ऊपर वाले में 5 से लेके 11 के बीच में, और एक 20वें अमाइनो एसिड पे। सही है? अबे आया नहीं आया भाई? हाँ वही 6 से 11।
अरे क्लियर है क्या? अब नहीं बोलेगा भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल भाई। अरे एक बार फिर से देख लो भैया, ये हमारा इंसुलिन का जीन था, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, फिर ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना। प्रोटीन की बात करें तो भैया हमारे पास कै गो था, कै गो चेन बना उसमें? 3 गो चेन, ए, चेन बी और सी पेप्टाइड। चेन ए में 21 गो अमाइनो एसिड, चेन बी में 30 गो अमाइनो एसिड, चेन बी में 30 गो अमाइनो एसिड और सी पेप्टाइड में 33 गो अमाइनो एसिड। लेकिन हमारा इंसुलिन सिर्फ कितने अमाइनो एसिड का बना होता है? 51। तो फिर किसको किसको रहना पड़ेगा? चेन बी को और चेन ए को। सी पेप्टाइड को कट के बाहर निकलेगा, केवल तभी हमारा इंसुलिन काम करने लायक बनेगा। अरे बोलो, देखो इसका कॉइलिंग हुआ, मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने के बाद ये इस तरह का दिखेगा। फिर ये देखो हमारा सी पेप्टाइड कट के बाहर निकल गया। अरे सी पेप्टाइड हमारा कट के बाहर निकला। जैसे ही हमारा सी पेप्टाइड कट के बाहर निकलेगा तो देखो सी पेप्टाइड को कौन काट के बाहर निकाला है? भाई बीटा सेल पेप्टाइडेज। कौन सा भैया? बाई बीटा सेल पेप्टाइडेज। जल्दी बोल भाई, बाई बीटा सेल पेप्टाइडेज। कौन निकाला भैया? बाई बीटा सेल पेप्टाइडेज। बोलो भाई, बाई बीटा सेल पेप्टाइडेज। किसने निकाला भैया? बीटा सेल पेप्टाइडेज ने उसको बाहर निकाल। अरे आया नहीं आया? और जैसे ही वो बाहर निकलेगा, क्या ये हमारा अब एक्टिव इंसुलिन है क्या? अरे क्या अब हमारा ये एक्टिव इंसुलिन है क्या? क्या अब ये काम कर सकता है क्या? बोलो। तो ये हमारा हो गया भैया, ये हमारा क्या हो गया भैया? एक्टिव इंसुलिन। कोई दिक्कत? सही है। अगर तुमसे पूछे कि भैया इंसुलिन कितने अमाइनो एसिड का होता है तो 51। इंसुलिन जब स्टार्टिंग में बनता है तो कै गो अमाइनो एसिड होता है? 84। कै गो कट के बाहर निकलता है? 33 गो। कौन कौन जुड़ता है? तो चेन ए एंड चेन बी। कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ता है। अरे बोलो, आया नहीं आया? अरे बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ है तो जल्दी बोलेंगे भाई, जल्दी 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 करो भाई। अरे क्या इंसुलिन समझ में आया क्या कैसे कैसे बनता है? अरे इंसुलिन समझ में आया क्या कैसे कैसे बनता है? अच्छा देखो, अगर मान लो इधर देखो, अब हमको क्या करना पड़ा? हमको क्या करना है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना है। अरे इधर देख भाई, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन काहे लिख रहा भाई? घरे घरे आराम से लिख लेना वीडियो देख के। क्लियर है? अभी सुन लो प्लीज। तो मैं क्या बोल रहा हूं भैया, अभी हमारे को क्या करना है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना है ना। अगर हमारे को जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जीन को निकालो और ट्रांसफर कर दो किसी के अंदर। अरे ई कोलाई तो बहुत अच्छा है ना यार, बैक्टीरिया है वो आराम से कर लेगा भैया। अरे करेगा नहीं करेगा? तो ई कोलाई के अंदर हम आराम से ट्रांसफर कर लेते हैं, तो उसी के अंदर करेंगे। लेकिन फिलहाल सोचो, अगर अरे इधर देखो ना रे, अनरी कुछ नहीं समझ में आएगा, अलुआ समझ में आएगा। हम आगे का बात बता रहे थे, तुमको आ कैसी गया? बताओ तो नहीं आगे क्या बताने वाले हैं। बोल रहा हूं वीडियो से लिख लेना, उसके बाद भी भाई लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, इसीलिए ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बोलता हूं बार बार। इधर देखो, चलो इधर देखो वापस से क्या हुआ? अगर मुझे क्या करना है? इंसुलिन बनाना है, तो अगर हम पूरा का पूरा जीन ट्रांसफर किए, वापस सुनना, अगर हम पूरा का पूरा जीन ट्रांसफर करते हैं तो हमारे को पूरा का पूरा प्रोटीन मिलेगा। सही है? तो उसके बाद ये हमारा इंजीनियर्ड है। अब उसके में भैया ई कोलाई के अंदर पेनक्रियाज तो बिल्कुल नहीं है, बीटा सेल पेप्टाइडेज तो बिल्कुल नहीं है। मतलब जो बॉन्ड बनाना है वो मुझे बॉन्ड बनाना है और सेम पोजीशन पे बनाना है। अरे सही बात गलत बात? मतलब बॉन्ड बनाना मुश्किल काम है या नहीं है? चलो ये दूसरा सबसे पहला मुश्किल काम है कि भैया सी पेप्टाइड को बाहर निकालना। अगर हम पूरा का पूरा जीन ट्रांसफर कर देते हैं ई कोलाई के अंदर तो पूरा का पूरा प्रोटीन बनेगा, चेन ए, सी पेप्टाइड और चेन बी। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो उसको मेरे क्या करना पड़ेगा? सी पेप्टाइड को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए 2 करोड़ खर्चा होगा। अबे सुन ले भाई, 2 करोड़ खर्चा होगा कि नहीं होगा? अरे होएगा ना। उसके बाद क्या होगा? फिर हमको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए भी 10 करोड़ खर्चा होगा। अबे होएगा कि नहीं? और ऊपर से खोजना पड़ेगा चेन ए के निकले, चेन बी के निकले। अरे यार बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि भैया इंसुलिन का जीन है तो इसका 3 पार्ट होगा, चेन ए बनाने वाला, सी पेप्टाइड बनाने वाला और चेन बी बनाने वाला। अरे जीन में भी होगा ना। तो हम क्या किए? चेन ए को अलग कर लिए और चेन बी को अलग कर लिया, सारे सी को छोड़ दिए, है ना भाई। अब चेन ए को ट्रांसफर कर दिए प्रियांशु के अंदर, है ना भाई। चेन बी को ट्रांसफर कर दिए, दोनों इक्वल आई है मान लो, है ना। इसको कर दिए इसके अंदर चेन ए, इसके अंदर कर दिए चेन बी। तो ई खाली कथी का प्रोडक्शन करेगा? चेन ए का। ई खाली कथी का प्रोडक्शन करेगा? हम लोग का काम खाली कथी बचेगा? दोनों को मिला के डाइसल्फाइड बना दो। अरे तो 2 करोड़ तो कम खर्चा हुआ ना रे।
तो रेट कम हो जाए कि नहीं मार्केट में। हाँ तो यही काम किया था 1983 में, अमेरिका का कंपनी था इली लिली। तो बना तो लिया भैया चेन ए, इली लिली, इली लिली, ELI, इली लिली, LILY लिली। अरे बहुत बड़ी कंपनी है भाई इली लिली, मेडिसिन की कंपनी है भाई। इली लिली 1983 में किया था, सोचो 1983 में इली लिली ने ये काम किया। क्लियर है भाई। उसने क्या किया भैया, चेन ए और चेन बी तो बना लिया, साले को जोड़ने ही नहीं आ रहा है, जोड़िए नहीं पा रहा है भाई, है ना भाई। जब उसको जोड़ नहीं पा रहा था तो क्या, तो उसका भारत का वो कंपनी है रनबैक्सी, वो बोले हो दीजिए ना हम जोड़ देते हैं। तो भारत वाला गया उसको जोड़ दिया। तो जब दोनों जोड़ दिया तो भैया इंसुलिन बन गया। तो ट्रीटी साइन हो गया कि भैया दुनिया में सिर्फ हम ही दो कंपनी ऐसे हैं जो इंसुलिन बना सकते हैं, बाकी कोई दूसरा कंपनी इंसुलिन बना, मतलब रनबैक्सी भी इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकता है और इली लिली कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा क्या, अरे तो आरएच का मतलब हो गया कि भैया हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या है उसके बाद का, बराबर। रिकमेंडेड प्रिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, बराबर। क्या अब हम दिए हैं दवा खाने के, वो बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई। वो डॉक्टर लोग लिखता है, अरे अनड़ा मारेंगे ना। चल यहाँ देख, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करें, ये बात समझ में आ गए। तो भैया इली लिली ने क्या किया, चेन ए अलग बनाया, चेन बी अलग बनाया, और दोनों को लेके आया कहाँ पे, रनबैक्सी के पास। बोला हो तो क्या जोड़ता दीजिए, तो जोड़ दिया। समझ में आया क्या। अब जैसे देखो सुइया बनाया कौन और हो, सुइया जो ओरिजिनली जो थॉट आया था ना सुइया का, वो किसी और के दिमाग में आया था। तो सुइया तो बना तो लिया, बेचारा उसमें छेद नहीं कर पा रहा था, भारत वाला उसमें छेद कर दिया, ले अब भारत वाला सुइया बनाता है। क्लियर है भाई, कुछ करता नहीं है, खाली जाके फिनिशिंग दिया, बस खत्म। इसको भी फिनिशिंग दिया था, बाकी सारा मेहनत कौन किया था, इली लिली वाला। भारत वाला कुछ नहीं किया था इसके अंदर, फिर भी बना रहा है। समझ में आएगा। बस यही दोनों बॉन्ड को जोड़ दिया था, किस किस पोजीशन पे, 6 से 11, और वो भी उन्हें बताया होगा कि हो आपको 20वां नंबर पे जोड़ना है, हो है ना, तई जोड़ दिया होगा, बस इतने, है ना। वो सब कुछ वो बताया होगा, बस ही किया होगा। समझ में आएगा, बस इतना ही काम किया। उसके बाद से देखो पेटेंट लेके पूरा बैठा हुआ है, दुनिया में जितना इंसुलिन बिक रहा है सबका रॉयल्टी आ रहा है उसके पास। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा। तो ये बात समझ में आई क्या। तो सबसे मुश्किल काम क्या था भैया, दो, एक तो बॉन्ड को जोड़ना और एक सी पेप्टाइड को निकालना। अरे था ना भाई, तो सी पेप्टाइड निकालने का झंझटे खत्म कर दिए हम लोग। अरे जीने नहीं ट्रांसफर किए पूरा का पूरा, चला झंझटे खत्म, मैटरे खत्म। अब सी पेप्टाइड निकल गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, क्या हमारा इंसुलिन मस्त काम करेगा क्या अब। अरे किसके अंदर हम ट्रांसफर किए थे इंसुलिन को, ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफर किए थे, ई कोलाई। तो ई कोलाई को ए बोलेंगे और बी बोलेंगे, ई कोलाई ए, ई कोलाई बी, क्या चेन ए जिसमें गया उसको ए, चेन बी गया उसको बी। और दोनों का फैक्ट्री अलग अलग बैठाएंगे, तो मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहने से कहने गया नहीं। अरे चेन ए का ओने वाला फैक्ट्री होगा, चेन बी का एने वाला फैक्ट्री होगा, और दोनों में से एक को निकाल के लेंगे, जोड़ देंगे, फिर एक को निकाल के लेंगे। अरे आया कि नहीं आया, अरे समझ में आई नहीं आई बात, अरे पक्की बात है ना, यहां तक क्लियर है क्या, कोई तकलीफ क्या यहां तक, पक्की बात। सल्फाइड बॉन्ड किस किस पोजीशन पे जुड़ता है वो बात समझ में आ गया, अरे क्लियर है। इंसुलिन कैसे बनता है समझ में आ गया। चलो तो अब हम लोग इंसुलिन बनाते हैं, अब लिखेंगे ना कि हाँ ये इली लिली बनाया था, इली लिली भाई बहुत अच्छा कंपनी है भाई, सही बता रहे, तुम लोग मजाक उड़ा रहा अलग बात है, पर कंपनी बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। चलो आ जाओ, तो हम लोग बात करते हैं अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो लिखना स्टेटमेंट लिखेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, हमारे पास टॉपिक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। क्लियर है भाई। इसमें सबसे पहले कौन बनाया भाई, फर्स्ट डेवलप्ड बाय, सबसे पहले बनाया डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन कंपनी इली लिली। कब बनाया था भाई, 1983 में, इली लिली ये कंपनी का नाम था भाई, कितना अच्छा नाम बता। चलो ये बात समझ में आ गई क्या। अब वो क्या किया होगा, चेन ए अलग बनाया होगा, चेन बी अलग बनाया होगा, और दोनों को लेके जोड़ दिया होगा। अरे बोलो रे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इली लिली ने क्या किया उसकी बात कर रहे हैं।
दे, बस 5 मिनट, बस 2 मिनट, दे सिंथेसाइज्ड 2 आर्टिफिशियल डीएनए, 2 अलग अलग आर्टिफिशियल डीएनए बनाया, आर्टिफिशियल डीएनए ऑफ चेन ए एंड चेन बी, अलग अलग आर्टिफिशियल बनाया चेन ए का और एंड चेन बी का, एंड ट्रांसफर्ड इन सेपरेट ई कोलाई, है ना। उन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग चेन ए और चेन बी को अलग से बनाया और उसको किसमें ट्रांसफर किया भैया, ई कोलाई के अंदर। कहां ट्रांसफर किया भैया उसको, ई कोलाई के अंदर। क्लियर है भाई, तो यहां तक कर लेना, फिर इसके बाद